नमस्कार दोस्तों, रेलपथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरएस की स्वीकृति, टीएमएस तथा प्रशिक्षण के बारे में। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि ये चैप्टर से बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी तक कोई यूट्यूबर ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाया है। मैंने ये सर्च कर देखा है तो सीआरएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए सीआरएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डैश नियमों के तहत यात्रियों की संरक्षा शासित सुनिश्चित है। तो ये जो है रेलवे जो है यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा नियम धारा जो भी लगाए हैं तो उनके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, यानी आंसर डी हो जाएगा। तो इससे पहले आप देख लेंगे रेलवे अधिनियम 1989 यानी 1989 का 24 जो है यात्रियों के लिए है। भारतीय रेलवे चालू लाइन सामान्य नियम 1976 ये भी यात्रियों के लिए है। रेलवे यात्रियों के लिए सार्वजनिक गाड़ी चालू करना नियम 2000 तथा भारतीय रेलवे के आयामों की अनुसूची, तो ये सभी जो है यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डैश सेक्शन नियमों के अंतर्गत चालू लाइन पर किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त यानी सीआरएस की मंजूरी आवश्यक है, जो यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों के संचालन तथा इस कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी अस्थायी व्यवस्था को प्रभावित करेगी, सिवाय आपातकाल के मामले में। तो ये जो है सीआरएस की जो है मंजूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 23 और 1989 का धारा 24। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे नियम 2000 के अध्याय 8 यात्रियों के लिए सार्वजनिक गाड़ी चलाना, यानी इसका आंसर जो है उपरोक्त में से ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मंजूरी आवश्यक है सीआरएस का, तो ये पहले आंसर होता था, लेकिन अभी एक करेक्शन हुआ है, करेक्शन नंबर 7 ACS 7 के तहत, जो कि 3/4/2022 को हुआ है। तो उसमें यह लिखा है कि ये सभी जो क्वेश्चन में दिया है इसके तहत सीआरएस की मंजूरी नहीं होगी, यानी सीआरएस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करेक्शन हुआ है तो कभी भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दिया हूँ 3/4/2022 के करेक्शन में इसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रनिंग लाइन में जोड़, विस्तार या विकल्प के लिए डैश के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो किसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीआरएस के, यानी आंसर बी हो जाएगा। नई सिग्नल और इंटरलॉकिंग अवसंरचना स्थापित करने या मौजूदा अवसंरचना में बदलाव करने के लिए डैश की स्वीकृति आवश्यक है। तो अगर नया सिग्नल गेट या फिर इंटरलॉकिंग गेट की स्थापना कर रहे हैं या पुराने गेट की स्थापना में कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसमें किसकी मंजूरी लेना ज़रूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीआरएस के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रनिंग लाइनों की भारी रीग्रेडिंग, जिसमें रेल पथ को 500 mm से अधिक नीचे ऊपर करना शामिल है, तो डैश की स्वीकृति आवश्यक है। तो आप रनिंग लाइन में रीग्रेडिंग कर रहे हैं, 500 mm से नीचे लाइन को डाउन कर रहे हैं या फिर 500 mm लिफ्ट करना है, तो आपको जो है इसमें स्वीकृति लेना है किसका? तो सीआरएस की स्वीकृति लेना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें अगर आंसर बार बार सीआरएस आ रहा है तो इसके मतलब ये नहीं है कि आप भी सीआरएस याद कर लेंगे। आप इसे क्या करेंगे, जो भी है सभी को एक जगह पे लिख लेंगे सीआरएस की मंजूरी, और आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।
चालू लाइन पर मौजूदा गर्डरों को जोड़ने या बदलने के लिए डैश की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा CRS, यानी आंसर डी हो जाएगा। चालू लाइन में सड़क ऊपरी पुल यानी कि ROB, रेल ओवर ब्रिज, और निचले सड़क पुल यानी RUB, रेल अंडर ब्रिज, तथा ऊपरी पैदल पुल यानी FOB, फुट ओवर ब्रिज सहित नए पुलों के निर्माण के लिए डैश की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब कामों के लिए किनकी स्वीकृति चाहिए? तो CRS की स्वीकृति चाहिए, यानी आंसर बी हो जाएगा। यात्री रनिंग लाइन पर नए संपारों का प्रावधान करने, मौजूदा संपारों को विस्थापित करने के लिए डैश की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? CRS की स्वीकृति, यानी आंसर डी हो जाएगा। संपारों से चौकीदार को हटाने और उसे डाउनग्रेड करने, चालू लाइन के बिना चौकीदार वाले संपार पर चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए डैश की मंजूरी आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CRS की मंजूरी, यानी आंसर सी हो जाएगा। ऐसा कोई बदलाव, पुनर्निर्माण या परिवर्तन जिसे रेलवे संरक्षा आयुक्त यानी CRS की स्वीकृति की आवश्यकता है के लिए आवेदन आमतौर पर कार्य आरंभ किए जाने के लगभग डैश दिन पहले करना चाहिए। तो जो भी अगर काम के लिए CRS की स्वीकृति लेना है तो उन्हें आवेदन काम शुरू करने से 30 दिन पहले आवेदन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, यानी 30 दिन। ऐसा कार्य यदि जिसके लिए किसी कारणवश CRS की मंजूरी मिल जाती है लेकिन मंजूरी की तारीख से डैश के भीतर कार्य आरंभ नहीं किया जाता है तो रेलवे संरक्षा आयुक्त यानी CRS से मंजूरी के नवीकरण के लिए संपर्क किया जाना चाहिए। तो अगर कोई भी काम के लिए CRS की मंजूरी मिल चुका है लेकिन 1 वर्ष तक अगर उस कार्य को शुरू नहीं किया गया तो उसे फिर से नया CRS की मंजूरी के लिए आपको अपील करना है। तो वही इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। 1 वर्ष अगर हो गया है तो फिर से CRS की मंजूरी लेना पड़ेगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। मंडलों के कार्य जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं अंतर्पासन दोनों शामिल है और उसके लिए CRS की मंजूरी के लिए आवेदन किया जाना है तो आवेदन पर डैश द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो अगर सिग्नल अंतर्पासन और इंजीनियरिंग अगर है तो किनके साइन लगेंगे CRS की मंजूरी आवेदन पे? तो इसका आंसर हो जाएगा वरिष्ठ DN और वरिष्ठ DST। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B, यानी आंसर सी हो जाएगा। निर्माण संगठन द्वारा निष्पादित करने के मामले में जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं अंतर्पासन दोनों शामिल है, ऐसे आवेदन पर मुख्य इंजीनियर निर्माण तथा मुख्य सिग्नल व दूरसंचार इंजीनियर निर्माण का प्रतिनिधित्व करने वाले डैश अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा JAG, यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए संरक्षा प्रमाण पत्र पर संबंधित डैश द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए तथा मंडल इंजीनियर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ADN, यानी आंसर डी हो जाएगा। जब भी यातायात के लिए एक नई लाइन चालू करने या पहले से चालू लाइन पर इलेक्ट्रिक मोटिव पावर विद्युत इंजन आरंभ करने की पहल या लाइन जहां गेज रूपांतरण किया गया है को चालू लाइन का प्रस्ताव दिया जाता है, डैश प्रासंगिक अध्यायों में शामिल नियम और प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेलवे नियम 2000, यानी यात्रियों के सार्वजनिक गाड़ी चालू करने का जो नियम है वो रेलवे नियम 2000 के तहत चालू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
तो दोस्तों अब टीएमएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेगुलर पूछते रहते हैं, तो उतना ही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। टीएमएस का विस्तारित रूप क्या है? तो टीएमएस का विस्तारित रूप आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। टीएमएस में जो टैब रहते हैं, टैब के बारे में पूछा गया है, कौन सा टैब में कौन सा फंक्शन निकलेगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन बन रहा है, डैश टैब उपयोगकर्ता को टीएमएस में ट्रैक परिसंपत्ति का विवरण भरने करने की अनुमति देता है। तो ये जो परिसंपत्ति का विवरण भरने की अनुमति जो देता है, तो उसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? परिसंपत्ति टैब में जाने के बाद, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। डैश टैब उपयोगकर्ता को टीएमएस में ट्रैक की ज्यामिति, ट्रैक की घटक और ट्रैक विशेषताओं के निरीक्षण रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। तो ये सब जो है कौन सा टैब में मिलता है टीएमएस के? तो ये है निरीक्षण में मिलता है, आंसर इसका डी हो जाएगा। डैश टैब उपयोगकर्ता को निरीक्षण सारणी की योजना बनाने और टीएमएस में रेल पथ के अनुरक्षण की अनुमति प्रदान करता है। तो ये जो है कौन सा टैब में मिलता है? तो यह है योजना से, योजना टैब एक है उसमें मिलता है, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। निरीक्षण ध्यान देने की आवश्यकता वाले डैश टैब के स्थान उपयोगकर्ता को संसाधन, श्रम और मशीन तथा टीएमएस में रिपोर्ट अनुपालन को सौंपने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा टैब में मिलेगा आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य, यानी ए हो जाएगा। कार्य टैब में ये फंक्शन मिलेगा, आंसर ए हो जाएगा। टीएमएस में संदेश केंद्र, परिपत्र, निरीक्षण नोट आदि दर्ज करने के लिए डैश टैब का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा टैब का उपयोग करे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य टैब, यानी आंसर सी हो जाएगा। जारी किए जाने वाले खातों का अनुसंरक्षण, रसीद प्राप्ति और टीएमएस में विभिन्न प्रकार की पीवे सामग्री के लेखा के लिए सुविधा डैश मॉड्यूल प्रदान करता है। तो ये कौन सा में रहता है? तो ये टैब भंडार रहता है, उसमें रहता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा ही क्वेश्चन थे, लेकिन आप इसे याद रखें तो अच्छा रहेगा। अब जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो ये जो चैप्टर से है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे पूरा अच्छी तरह से याद कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो ये हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जेई एसएससी पीवे प्रशिक्षण जो है पाठ्यक्रम के लिए प्रारंभिक इंडक्शन पाठ्यक्रम डैश पर आयोजित की जानी चाहिए। तो जेई एसएससी पीवे का जो है प्रशिक्षण कराया जाता है, तो कहाँ से कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ZRTI, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। मेट कीमैन को LWR CWR पर नियुक्त करने से पहले डैश द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। तो मेट और कीमैन को योग्यता प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो किनके द्वारा दिया जाता है? तो मंडल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, यानी DTC, आंसर ए हो जाएगा। मेट कीमैन की LWR CWR योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता डैश है। तो मेट कीमैन की जो है LWR CWR के लिए जो सर्टिफिकेट देते हैं ट्रेनिंग का, वो कितना दिनों तक वैधता रहता है? तो उसकी वैधता रहता है 5 वर्ष, यानी आंसर सी हो जाएगा। असाधारण मामलों में मेट कीमैन को LWR CWR योग्यता प्रमाण पत्र डैश द्वारा विधिवत जांच करके दिया जाता है। तो अगर ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, इमरजेंसी में इसका सर्टिफिकेट ADN भी दे सकते हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा। ADN द्वारा जारी किए गए मेट कीमैन LWR CWR योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो इनकी जो है ADN द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उनकी वैधता कितना होती है?
तो उसका वैधता होता है 1 वर्ष, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। मेट कीमैन प्रमोशनल पाठ्यक्रम डैश द्वारा दिया जाएगा। तो प्रमोशनल पाठ्यक्रम जो है 5 साल बाद या फिर कोई प्रमोशन मिला तो उसके बाद जो ट्रेनिंग कराया जाता है तो वो ट्रेनिंग कौन देता है, तो वो भी डीटीसी में दिया जाता है, यानी मंडल प्रशिक्षण केंद्र में, यानी आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर से जेई, पीवे जेई, पीवे से एसएससी, पीवे का प्रमोशनल पाठ्यक्रम डैश द्वारा दिया जाता है। तो ये किनके द्वारा दिया जाता है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यानी ZRTI के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जेई एसएससी पीवे को डैश वर्ष में एक बार रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में, यानी आंसर ए हो जाएगा। कीमैन मेट को डैश वर्ष में एक बार रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, यानी आंसर सी हो जाएगा। विभाग के बिल्डरों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन डैश द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ से जो है विभाग के बिल्डर और पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्माइट पोर्शन संयंत्र ENR और थर्माइट बिल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र विजयवाड़ा। तो ये दोनों जगह से दिया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नवनियुक्ति जेई एसएससी पीवे के लिए इंडक्शन पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो फर्स्ट टाइम में जो जेई या एसएससी बनते हैं तो उनके ट्रेनिंग कितने दिनों तक होती है, तो उनका ये होता है 1 वर्ष तक, यानी आंसर जो है बी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर से जेई पीवे के लिए प्रमोशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो अगर कोई ट्रैक मेंटेनर जेई पीवे बनते हैं तो उनकी जो पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की होती है वो 1 वर्ष की होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जेई पीवे से एसएससी पीवे का प्रमोशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि है। तो कोई अगर जेई हैं बाद में वो एसएससी प्रमोशनल से बन गए तो उनके ट्रेनिंग होते हैं तो कितने दिनों तक, तो ये 17 दिनों तक। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कीमैन से मेट का प्रमोशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो अगर कोई कीमैन थे बाद में वो मेट बन गए तो उनका प्रमोशनल जो है ट्रेनिंग होगा तो ये 18 दिन तक, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर से कीमैन प्रमोशनल बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि है। तो ट्रैक मेंटेनर से अगर आप कीमैन बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा 18 दिनों की, आंसर डी हो जाएगा। मेट कीमैन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो मेट या कीमैन के 5 साल हो जाने के बाद फर्स्ट ट्रेनिंग का 5 साल हो जाने के बाद फिर से उसे रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाता है। तो उन्हें फिर से ट्रेनिंग करना है कितना दिनों तक, तो 6 दिनों तक। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर इंडक्शन पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो फर्स्ट टाइम में अगर ट्रैक मेंटेनर ज्वाइनिंग होते हैं तो उन्हें कितने दिनों तक की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उसका हो जाएगा 30 दिन, यानी आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर से गेटमैन इंडक्शन पाठ्यक्रम की अवधि है। ट्रैक मेंटेनर से अगर आप गेट कीपर में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए तो आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है सिर्फ 6 दिनों के लिए, यानी आंसर डी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो ट्रैक मेंटेनर को जब 5 साल के बाद फिर से रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ 6 दिन के लिए कराया जाता है ट्रेनिंग, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। गेटमैन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो गेटमैन को भी रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए जो भेजा जाता है तो उसे 6 दिनों तक ही कराया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जेई एसएससी यूएसएफडी के प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो जेई एसएससी जो भी रहेंगे यूएसएफडी डिपार्टमेंट आपको मालूम होगा,
अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। तो उनके जो है जेईई एसएससी जो ट्रेनिंग में जाएंगे तो उसके फर्स्ट टाइम जो है उसे कराया जाता है 4 सप्ताह तक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जेईई एसएससी यूएसएफडी के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो उन्हें फिर से अगर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है 5 साल के बाद तो उन्हें फिर से कराया जाएगा 1 सप्ताह तक, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग में वेल्डर की प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो फर्स्ट टाइम में जो वेल्डर जाएंगे तो उन्हें कितना दिनों तक के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाता है, तो 2 सप्ताह तक। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग में वेल्डर के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि हो जाएगा 1 सप्ताह, यानी आंसर सी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग में पर्यवेक्षण के लिए जेईई एसएससी पीवे के प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि डैश है। तो एटी वेल्डिंग के जो पर्यवेक्षण होते हैं यानी एसएससी जेईई जो भी, तो उनके लिए ट्रेनिंग कराया जाता है सिर्फ 1 सप्ताह का, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। मेट कीमैन को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए डैश वर्ष में 1 बार भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्ष में, यानी आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर गेटमैन को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए डैश वर्ष में 1 बार भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्षों में। 5 वर्षों में इसे भी भेजा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर गेटमैन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से डैश वर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्षों तक वो जो है योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग में वेल्डर के लिए रेगुलर योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से डैश वर्ष है। तो एटी वेल्डर का जो है वैधता प्रमाण पत्र 2 वर्षों का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एटी वेल्डिंग में वेल्डर के लिए प्रोविजनल योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग करने के लिए कोई भी वेल्डर नया जाते हैं तो उसे प्रोविजनल योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसकी जो है वैधता रहता है 6 महीने या फिर 100 वेल्डिंग जॉइंट। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ए या बी जो भी पहले हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार ट्रॉलीमैन प्रमाण पत्र डैश द्वारा जारी की जाने चाहिए। तो ट्रॉलीमैन को जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है किनके द्वारा, तो एडीएन के द्वारा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार ट्रॉलीमैन योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता डैश वर्ष की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IRPWM के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्षों तक हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जेईई एसएससी पीवे की चिकित्सा श्रेणी डैश है। तो जेईई एसएससी पीवे की जो है मेडिकल क्या होना चाहिए, तो A3 होना चाहिए। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर की चिकित्सा श्रेणी डैश है। तो ट्रैक मेंटेनर के लिए जो है मेडिकल होनी चाहिए, तो B1, यानी आंसर जो है बी हो जाएगा। गेटमैन की चिकित्सा श्रेणी डैश है। तो गेटमैन का चिकित्सा श्रेणी कम से कम होनी चाहिए, तो A3 होनी चाहिए, यानी आंसर डी हो जाएगा। ट्रॉलीमैन की चिकित्सा श्रेणी डैश है। ट्रॉलीमैन जो है बनते हैं उनकी चिकित्सा श्रेणी क्या होनी चाहिए, तो A3 होनी चाहिए, यानी आंसर ए हो जाएगा। गेटमैन जो ट्रैक मेंटेनर प्रशिक्षण के बिना सीधी भर्ती से आया है का इंडक्शन पाठ्यक्रम डैश दिनों का होगा। तो गेटमैन जो है बिना ट्रैकमैन प्रशिक्षण के अगर आप डायरेक्ट गेट पे जा रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम होगा 12 दिनों का। आंसर सी हो जाएगा।
सीआरएस की स्वीकृति प्राप्त करने और कार्य पूर्ण होने पर संरक्षा प्रमाण पत्र भेजने की जिम्मेदारी डैश की होगी। तो ये जो है किसके जिम्मेदारी रहता है, तो डीएन की। आंसर डी हो जाएगा। आप इसे सीआरएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप एक नोटबुक पे एक ही जगह पे पूरा लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं तो काफ़ी लड़के जो है इस पर गलती कर देते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप एक ही जगह पे करके याद करेंगे ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों सीआरएस टीएमएस और प्रशिक्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैं आपके लिए करा दिया हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।